कर दो। क्लास 9th के लिए आज का हमारा विषय रहेगा इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति यूरोप में एक परिवर्तनशील क्रांति थी। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। यूरोप में जो फ्रांस का समाज था, फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट में बटा हुआ था। 3 एस्टेट जो जैसे हमने भारतीय इतिहास पढ़ा है उसी तरीके से जब हम ये पढ़ते हैं कि यूरोप के समाज में कितने भाग थे। जब हम भारत की बात करते हैं तो हम भारत में 4 वर्ग बांटते हैं। ये 4 वर्ग भारत में प्राचीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में या आधुनिक इतिहास में। लेकिन जब हम बात यूरोप की करते हैं, विशेषकर फ्रांस की, तो हम वहाँ के समाज को 3 एस्टेट में बांटते हैं। जो प्रथम भाग था, जो प्रथम एस्टेट है, उसमें सबसे पहले एक वर्ग आता है पादरी वर्ग, जो चर्च में बैठते थे। चर्च कर वसूल करता था। उनकी जो सत्ता का केंद्र था ये फेस्ट में थे। पहले भाग में पादरी। जो दूसरा स्टेट था, सेकंड एस्टेट, इसमें जो भाग सामाजिक भाग था उसमें कुलीन वर्ग था। कुलीन वर्ग में कोई भी व्यक्ति जमींदार हो सकता था या जागीरदार हो सकता था, साहूकार वर्ग हो सकता था या समाज का उच्च वर्ग हो सकता था या इसमें राजा शामिल हो सकता था। जो तीसरा वर्ग था, थर्ड एस्टेट, जो तृतीय भाग था, तृतीय एस्टेट में जो लोग शामिल थे उनमें किसान, व्यापारी और अंतिम भाग में मजदूर, दास। इनकी समाज में या कुल जनसंख्या में अगर बात करें तो ये लोग 90% हिस्सा तृतीय एस्टेट में शामिल थे। 10% में ये फर्स्ट और सेकंड में जो शामिल व्यक्ति थे ये थे, और 90% व्यक्ति ही कर देते थे। राजा को टैक्स ना प्रथम स्टेट देता था ना सेकंड स्टेट देता था। थर्ड एस्टेट है वो टैक्स जमा करता था। तो जो करों का भार है, जो सारा का सारा कर है, वो इस तृतीय स्टेट से निकलता था। और ये लोग समाज में बेचारे, चाहे दुकानदार हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे किसान हों, मजदूर हों, दास हों या कोई और दूसरे काम करने वाले लोग हों, ये ही बेचारे टैक्स चुकाते थे। तो समाज में तृतीय एस्टेट राजा की किसी भी प्रकार की प्रणाली से सबसे ज्यादा व्यथित था, दुखी था। इन लोगों के विरुद्ध या राजा के विरुद्ध एक प्रकार का आंदोलन करने का निर्णय लिया। अब हम बात करते हैं टैक्स की, कि टैक्स 2 प्रकार का था। टाइब ये धार्मिक कर था। ये धार्मिक कर था। ये टैक्स चर्च को देना पड़ता था। ये टैक्स चर्च लेता था। दूसरा टाइल था। टाइल ये प्रत्यक्ष कर था। प्रत्यक्ष कर राजा को देना पड़ता था और सारा का सारा टैक्स तृतीय स्टेट ही देता था। अब हम बात करते हैं कि
इस सारी व्यवस्था के लिए दोषी कौन था? तो हमें जाना पड़ेगा 1774। 1774 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बनता है लुई 16। फ्रांस का सम्राट लुई 16। लुई 16 राजगद्दी पर बैठता है। उसकी पत्नी मैरी एंटोनियट होती है। मैरी एंटोनियट ये ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी होती है। अब हमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि चाहे भारत के सम्राट रहे हों या फ्रांस के सम्राट रहे हों, सभी का शासन निरंकुश और तानाशाही तरीके का रहा है। और जब तानाशाही सिस्टम समाज में आता है तो कहीं ना कहीं कमजोर वर्ग की या विरोधी वर्ग की अवहेलना होती है। तो फ्रांस का जो सम्राट था उसने शान शौकत के लिए वर्साई के राजमहल की, अपनी लाइफ स्टैंडर्ड के लिए, जीवन यापन पद्धति के लिए बहुत ज्यादा खर्च अपनी जिंदगी में किया। दूसरी बात, उनका एक अलग रीजन था कि जब 13 उपनिवेश अमेरिका में 13 उपनिवेश जब अमेरिका में आजादी ले रहे थे इंग्लैंड से तो फ्रांस ने वहां अमेरिका की मदद की। और जो फ्रांस की मुद्रा लिवरे वो बहुत ज्यादा उसका खर्चा हुआ, और जो टैक्स था और जो सारा का सारा टैक्स था उसका भार तृतीय वर्ग पर पड़ गया, तृतीय स्टेट पर पड़ गया। इसलिए इन लोगों ने आवाज उठाई किसके विरुद्ध? फ्रांस के सम्राट के विरुद्ध। अब हम आते हैं कि भाई फ्रांस के सम्राट की दशा तृतीय वर्ग के लोगों से या प्रथम स्टेट के लोगों से, सेकंड स्टेट के लोगों से मेल नहीं खाती थी। क्यों? क्योंकि फ्रांस का सम्राट तानाशाही शासन करना चाहता था, जबकि तृतीय स्टेट के लोग अपने आप को फ्रांस का एक प्रकार से वक्ता मानते थे। अब बातें उनके अगले वर्ग की कि जब फ्रांस का सम्राट इस तरीके से आ गया तो फ्रांस के सम्राट के सामने मांग रखी गई। फ्रांस के सम्राट के लिए विरोध प्रदर्शन हुए। फ्रांस के सम्राट के सामने एक बात रखी गई कि वो नेशनल असेंबली की मीटिंग बुलाए। नेशनल असेंबली बुलाने में जो 3 विचारक थे उनका योगदान फ्रांसीसी क्रांति में बहुत ज्यादा है। चाहे वो मैरी लॉक हो, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो। इसमें नेशनल असेंबली में प्रथम स्टेट को, सेकंड स्टेट को और तृतीय स्टेट को एक विचार रखा गया कि सभी लोग एक व्यक्ति एक मत के आधार पर मतदान करेंगे। नेशनल असेंबली में यह बात रखी गई, लेकिन फ्रांस का सम्राट ज्यादा उनको छूट देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो जनता जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही थी, लोगों के ऊपर दबाव बढ़ रहा था, तो लोग सड़कों पे आ गए। और लोग जब सड़कों पे आए तो उन्होंने एक पाव रोटी भी लोगों को नसीब नहीं हो पा रही थी, तो लोगों ने मिलकर के राजा के खिलाफ जो विद्रोह किया, उस विद्रोह के लिए उन्होंने बास्टील को चुना।
बास्तील को चुना। बास्तील क्या था? बास्तील का किला था एक, जो राजा ने जेल बना रखा है। राजा ने जिसको जेल बना रखा था, उस जेल में कैदी तो सिर्फ 7 ही थे, कैदी तो केवल 7 थे, लेकिन लोग चाहते थे कि उनसे जो छुटकारा मिलेगा वो एक प्रकार का उदाहरण रहेगा राजा के खिलाफ संघर्ष का। तो उन्होंने 14 जुलाई 1789 को 14 जुलाई 1789 को एक बड़ी भीड़ ने बास्तील के किले पर हमला कर दिया। और बास्तील के किले पर जब हमला हुआ, बास्तील के किले पर जब हमला हुआ तो उस जेल को तोड़ करके सभी 7 कैदी छुड़ा लिए गए। और इसी दिन से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है कि फ्रांसीसी क्रांति आरंभ हुई। अब बात आती है कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति आरंभ तो हो गई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद राजा छूट देने के लिए तैयार हो गया कि चलो सभी वर्गों को एक छूट मिले। तो सरकार के लिए बाद में प्रक्रिया आई, स्वतंत्रता, समानता आधारित समाज की रूपरेखा बने। और सभी को पता है कि अमेरिका में मौलिक अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकारों की मांग उठी, मौलिक अधिकारों की मांग उठी। इन मौलिक अधिकारों के आधार पर 1791 ईस्वी में गणतंत्र की स्थापना के लिए कार्य किया गया। 1791 में जो कार्य किया गया उसमें सरकार जो चीजें बनाना चाह रही थी उसमें इतना सफल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसमें जो मतदान का अधिकार दिया गया वो केवल पैसे वाले व्यक्तियों को दिया गया, वो केवल उन व्यक्तियों को दिया गया जिनके पास पैसा था, बाकी को निष्क्रिय नागरिक मान लिया गया। निष्क्रिय नागरिक मान लिया गया। निष्क्रिय नागरिक का मतलब है कि कुल जनसंख्या में जिसके पास जितने पैसे नहीं है, एक टोटल रकम तय कर ली गई कि इतने रुपए जिसके पास होंगे उसको अधिकार दिया जाएगा, उसके आधार पर उसको मतदान का अधिकार मिलेगा। तो जनता में इसका अच्छा मैसेज नहीं गया। कुछ ही सालों में ये सरकार असफलता की ओर बढ़ने लगी। उसके पीछे रीजन क्या था? जैकोबिन काल। अब हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट था जैकोबिन कल्ब। जैकोबिन कल्ब एक ऐसा क्लब था जिसमें बेचारे गरीब तबके के लोग थे, चाहे वो दिहाड़ीदार हों, चाहे मजदूर हों, कृषक हों, या कोई गांव की गलियों में फेरी वाले, फेरी लगाने वाले हों। ये लोग दूसरे लोगों को दिखाने के लिए, कुलीन वर्गों को दिखाने के लिए घुटनों तक की पतलून पहनते थे। इनको सोकुलात कहा गया, इनको सोकुलात कहा गया। और इनका जो प्रमुख नेता था वो मैक्स मुलर रॉबस्पियर। वो मैक्स मुलर रॉबस्पियर था। रॉबस्पियर ने इन लोगों के लिए सरकार के खिलाफ, गणतंत्र सरकार के खिलाफ बुलंद आवाज की। और 1700 और फ्रांस के जो सम्राट था लुई 16, इसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। गिलोटिन का मतलब है कि एक प्रकार का दो आरों के बीच का है ना, एक ऐसे जगह जिसके ऊपर है ना धड़, गर्दन को अलग कर दिया जाता था। मतलब एक व्यक्ति को मारने के लिए एक मशीन होती थी जो डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर बनी गई थी। डॉक्टर गिलोटिन ने बनाई तो इसका नाम भी गिलोटिन कर दिया गया। इसके अतिरिक्त जब हम इसमें देखते हैं कि फ्रांस के सम्राट को
गद्दी फांसी पर चढ़ा दिया गया, गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो उसके बाद रोबेस्पियर, मैक्स मुलर रोबेस्पियर फ्रांस की गणतंत्र सरकार का मुखिया बना। गणतंत्र सरकार का मुखिया बना। अब फ्रांस की जो गणतंत्र सरकार बनी उसमें रोबेस्पियर ने पहले आरंभिक दौर में 1793 में काफी कदम उठाए सरकार लोगों की भलाई के लिए, चाहे वो किसानों की फसल को बाजार में पहुंचाना हो, चाहे महिलाओं के हितार्थ के लिए कार्य हो। इस प्रकार के उन्होंने खूब कार्य किए, लेकिन उसने आतंक की नीति को अपनाया। उसने आतंक की नीति को अपनाया। आतंक की नीति क्या थी कि रोबेस्पियर ने अपने विद्रोहियों को, या जो उसकी बात को नहीं मानता था, या जो लोग राजा समर्थित थे, उन लोगों को इसने जेल में डालना शुरू कर दिया। रोबेस्पियर ने उनको दबाने के लिए इतनी क्रूर नीति अपनाई कि उसकी 1 वर्ष के राज को आतंक का राज कहा गया। और इस आतंक के राज की समाप्ति 1794 में हुई, जब रोबेस्पियर को फांसी पर चढ़ा दिया गया या गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। क्योंकि गिलोटिन, मैं पहले बता चुका हूं कि गिलोटिन डॉक्टर गिलोटिन के द्वारा तैयार की गई एक मशीन थी, जिसमें 2 हथों के बीच में सर धड़ से अलग कर दिया जाता था या उसको मौत की सजा दे दी जाती थी। अब आता है इसमें आगे कि 1794 के बाद परिस्थितियां क्या रही होंगी। 1794 के बाद परिस्थितियां डायरेक्टरी की तरफ चली गई। डायरेक्टरी एक लोगों के द्वारा 4-5 लोगों की एक संस्था होती थी, कमेटी होती थी, और वो कमेटी संसद में जब बैठती थी तो उनमें आपस में डिस्प्यूट होता था, उनमें आपस में एक प्रकार का अंतर विरोध था। और इसी डायरेक्टरी ने नेपोलियन के मार्ग को परस्त किया। और हम पढ़ते हैं कि 1799 में डायरेक्टरी के शासन का अंत करके नेपोलियन फिर से फ्रांस का सम्राट बन गया और गणतंत्र का फिर से पतन हो गया।